कभी कभी जिंदगी हमसे सब कुछ छीन लेने की कोशिश करती है। हमारे पाँव, हमारे रास्ते, यहाँ तक कि हमारी उम्मीदें भी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन टूटती हुई दीवारों के बीच से द्वार बना लेते हैं और उसी रास्ते से समाज को एक नई रोशनी दिखाते हैं। नमस्कार, मैं मोहम्मद सारिम आप सभी का स्वागत करता हूं जीवन शैली के इस खास कार्यक्रम सफलता की कहानी के एपिसोड नंबर 5 में। आज हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी पूरी जिंदगी एक जीवंत प्रेरणा है, जिनकी व्हीलचेयर कोई सीमा नहीं बल्कि संभावनाओं का मंच बन गई, जिनकी दृष्टि ने न जाने कितनी जिंदगियों की को नई दिशा देने का काम किया। तो साथियों, आज की यह मुलाकात हमें यह सिखाएगी कि कैसे हमें परिस्थितियों के आगे हार नहीं माननी है। आज हमारे साथ हैं एक बेहद ही खास मेहमान, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित, कश्मीर की धरती से निकलकर पूरे भारत के लिए एक मिसाल बन चुके श्री जावेद अहमद टाक जी। श्री टाक साहब न केवल एक समाज सेवी हैं बल्कि जायबा अपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के संस्थापक भी हैं। उन्हें खुद एक हमले में गोली लगी और इसके बाद वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण व्हीलचेयर यूजर हो गए। लेकिन इस दुर्घटना ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि वो न केवल खुद जगे बल्कि पूरे समाज को जगाने का काम किया। वे आज दिव्यांगजनों की शिक्षा, अधिकारों और समावेशन के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने बच्चों को घर से बाहर निकालकर स्कूलों तक पहुंचाया है। जहां पहले डर और असहायता थी, आज सपने और उजाले हैं। तो बिना किसी देर के मैं जावेद साहब का स्वागत करता हूं। और आप अपनी जीवन की शुरुआत कैसे हुई और इस हादसे। था। हेलो। हाँ, मुझे यहाँ पे जाना है ना। जी, बोलो। आवाज आ रही है जावेद जी आप तक? अनम्यूट है। हाँ हाँ, बिल्कुल। थैंक यू, जी, थैंक यू। आप जी। सारिम भाई, आपने बहुत मेहनत की। मुझसे बहुत सारे टाइम मुलाकात भी की फोन पे। मेरी पूरी इंफॉर्मेशन आपने जमा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं पूरे सभी जो शैलेश जी है उनकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि काफ़ी मेहनत के साथ उन्होंने मेरी स्टोरी पहले रीड आउट की, फिर ये फैसला किया कि जीवन शैली में मैं एक बार आ जाऊं और आप सबके साथ थोड़ा अपनी स्टोरी है जो वो साझा करूं। चूंकि आपने मेरी पहले से ही थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दे दी कि मैं बिजबिहारा अनंतनाग का रहने वाला हूँ, जम्मू कश्मीर से। और मेरी जो इंजरी हुई वो आज से 28 साल पहले हुई। अ, तब मैं कॉलेज स्टूडेंट था और अपना बीएससी परसू कर रहा था। अ, क्योंकि आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में 30-35 साल से बहुत ही खतरनाक हालात रहे, जिसमें गन कल्चर रहा, बहुत सारी मुश्किलात रहे। तो उसी की वजह से मुझे भी एक गोली लगी कमर में। और उस टाइम डॉक्टर्स ने मुझे ये बताया कि शायद आप नहीं बच पाओगे। और पहले तो आगे वाले पोर्शन में पेट में सर्जरी आई, जिसमें मेरी राइट किडनी चली गई, मेरा इंटेस्टाइन, लिवर के पार्ट्स कुछ काटने पड़े, और स्प्लीन को रिमूव करना पड़ा, राइट किडनी को रिमूव करना पड़ा। और फाइनली डॉक्टर्स ने बताया कि जितना हमसे हो सकता था वो हमने कर लिया। लेकिन 2-4 दिन के बाद मेरा पाँव जो था, चूंकि मार्च का महीना था, तो मेरा पाँव वाटर बोतल की वजह से जल गया। और मुझे ये पता चला डॉक्टर्स को कि इसकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी हुई। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को ठीक करने के लिए हमें लगता था कि शायद कहीं से इलाज होगा।
लेकिन इसका कोई डॉक्टर्स के पास जवाब ही नहीं होता था कि स्पाइनल इंजरी क्या ठीक हो सकती है या इसमें क्या संभावनाएं है कि हम फिर से उठ पाएंगे। तो डॉक्टर्स ने मुझे इतना बताया कि इसमें फिक्सेशन करनी पड़ेगा, जो एक छोटी मोटी सर्जरी है, जहाँ पे चोट लगी है, जहाँ पे आपके स्पाइन के छोटे छोटे पीसेस इस पे जमा हुए हैं, इनको निकालना पड़ेगा और स्पाइन को फिक्स करना पड़ेगा। तो स्पाइन फिक्स का होने के बाद मैं 1 साल हॉस्टल्स में रहा और मुझे पता भी नहीं है कि दर्द कितना था। दर्द ने दर्द की वजह से, पेन की वजह से मैं चिल्ला रहा था रात भर। और करीबन 1 डेढ़ साल हॉस्पिटल में रह के मुझे फिर शिफ्ट किया गया घर। और घर में भी मैं काफ़ी पेनफुल सूरत में रहता था और अपने बेड पर रहता था। मुझे ये भी पता नहीं था कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होती है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन इसके बाद मुझे ये पता चला कि ये जो कंडीशन है ये कभी रिपेयर नहीं हो सकती है, इसमें कोई इलाज नहीं है। क्योंकि डॉक्टर्स ने सीधे कहा कि अगर आप ऐसे बोलेंगे कि ये कब ठीक होगा, इसका जवाब दुनिया में कहीं नहीं है। तो लगभग 2 साल घर में रह के अपने बेड से थोड़ा थोड़ा मुझे होश जब आने लगा, तो मैंने उस डॉक्टर से एक चिट्ठी लिखी जिसमें मैंने ये बताया कि क्या अब इसका इलाज हो सकता है, क्या मैं खड़ा हो पाऊंगा। तो उन्होंने वहां से लिखा था, जवाब भी लिखा और कहा कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में अगर एक भी स्क्रैच होता है तो उसमें 10 साल भी ठीक होने को लग सकते हैं। जबकि मेरी इंजरी 40% डैमेज हो चुका था स्पाइनल कॉर्ड, जिसकी वजह से काफी परेशानी बढ़ गई थी। तो उस टाइम काफी दुख हुआ मुझे जब मैंने सुना कि इसमें खड़ा होने का चांस नहीं है। लेकिन डॉक्टर ने मुझे इतना बताया कि अपने आप को किसी काम के साथ एंगेज रखो, कोई एक ऐसा काम करो जिसमें आप पूरी तरह से एंगेज रहेंगे और आपको इस पे ध्यान नहीं होना चाहिए कि मेरी बॉडी में अंदर क्या चल रहा है। तो मैंने उसने ये भी लिखा था कि आप कोई टेबल वर्क करो जिससे आप एक चेयर पे बैठोगे, कुछ काम टेबल पे हो सकता है। तो मेरे मामा जी थे एक, उन्होंने टेबल बना के लाया 2-4 दिन में। एक व्हील चेयर मुझे घर वालों ने ला के दी और मैं दिन भर टेबल पे बैठता था। पहले तो कुछ नहीं करता था, लेकिन बाद में मैंने थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट किया। और एक दिन मुझे ये ख्याल आया कि मैं अब घर में क्या कर सकता हूँ। तो मेरी माँ मेरे पास थी। पहले पहले तो रिश्तेदार बहुत आते थे, लेकिन जब मुझे 1-2 साल हो गए तो फिर बहुत कम लोग आने लगे। घर में मैं और मेरी माँ साथ साथ रहते थे। तो मैंने अपनी माँ से एक दिन कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और किसी चीज के साथ मैं रहना चाहता हूँ। तो उसने बताया कि आप क्या कर सकते हो। मैंने बताया कि मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। तो उसने मोहल्ले में जाकर कुछ बच्चों को बताया कि अगर आप पढ़ना चाहोगे, फ्री ट्यूशन के लिए आ सकते हो, तो आप आ सकते हैं हमारे घर। तो पहले पहले 2-4 बच्चे, 5 बच्चे आने लगे और बाद में जब मैं उनके साथ काम करता गया तो बहुत सारे बच्चे आने लगे। एक वक्त ऐसा भी था जब मैं सुबह 7-8 बजे स्टार्ट करता था और शाम 6-7 बजे तक बच्चों के साथ रहता था। उन्हीं के साथ खाना भी खाता था, चाय भी पीता था और पढ़ाई उनकी पूरी करवाता। वो ग्रुप्स में आते थे, कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चे, 7-8-8 बच्चे, 10-10 बच्चे ग्रुप्स में आते थे। तो इसी तरह मैंने अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने का मतलब स्टार्ट मेरा वैसे हो गया। पहले पहले मुझे बहुत थकावट होती थी, लेकिन बाद में मुझे बहुत मजा आया बच्चों के साथ। क्योंकि बच्चे चूंकि एक ऐसे जीवन में होते हैं जिनके दिमाग में कभी भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा खराब कुछ गुस्सा नहीं होता है। तो वो मेरे साथ सब कुछ शेयर करते थे। घर में वो कैसे पढ़ते हैं, कैसे वो जीवन जीते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने मुझे बताया कि चलो हम पार्क में जाएंगे, चलो हम आज पिकनिक पे जाएंगे।
तो जिससे मुझे बाहर जाने का एक फिर से नया मौका मिला। पहले तो मुझे काफी शर्म आती थी कि मैं व्हील चेयर पे बाहर कैसे जाऊं, लोग मुझे क्या कहेंगे। लेकिन जब मैं जाता गया तो बहुत सारे टाइम मुझे लोग मिलते गए जिन्होंने मुझे काफी दुआएं दी, तो मुझे अच्छा लगने लगा कि चलो बाहर भी लोग उतने खराब नहीं है जितने हमारे मन में होता है कि हमारी तरह देखते हैं तो क्या सोचते होंगे, वो भी हमारे मामले में सही ही सोचते हैं। और बहुत सारी औरतें मुझे दिखती थी जो हमेशा दुआएं करती थी कि अल्लाह आपको जल्दी सलामती से वापस उठाए, अपने पैरों पे आप जा सके। तो मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। तो जब तक मैं बच्चों के साथ रहा 2-4 साल, तो मुझे एक दिन ऐसा महसूस हुआ कि मैंने डिसेबिलिटी को करीब से देखा कि इसमें क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं। हम वॉशरूम तक नहीं जा पाते हैं। हमारा जितना हाथ की लंबाई होती है, उतना ही काम कर सकते हैं। तो क्या ऐसे भी डिसेबल बच्चे होंगे जो चाहते होंगे कि हम पढ़ें, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते होंगे? तो अ, एक दिन मैंने बड़े-बड़े बच्चे जो मेरे साथ अब 4 साल से थे, जो 8वीं में पहले थे, 7वीं में थे, अब 10वीं, 11वीं, 12वीं में पढ़ते थे। मैंने उनको उनके साथ ही शेयर किया कि क्या हमारे मोहल्ले में या हमारे एरिया में कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जिसकी डिसेबिलिटी है और वो पढ़ना चाहता है? तो उन्हें बताया कि ज़्यादातर हमारे स्कूल में कोई बच्चा नहीं है। अगर है भी तो उसका छोटा-मोटा कोई पैर में तकलीफ है या कुछ ऐसा है, बाकी ज़्यादा सीवियर बच्चे, डिसेबल्ड बच्चे नहीं आते हैं। तो मैंने उनसे बात की कि क्या हम देख पाएँगे कि हमारे इर्द-गिर्द गाँव में कितने बच्चे होंगे ऐसे? तो उनने बताया कि चलो एक दिन जाएँगे। तो हमने एक डेट फिक्स किया, 7 गाँव में हम गए, एक गाड़ी में गए और वहाँ हमने जब देखा तो बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन उनकी डिफरेंट डिसेबिलिटी थी। ज़्यादातर जो बच्चे हमें मिले 2-4 बच्चे हमें ब्लाइंड बच्चे मिले, कुछ हमें सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे मिले जो बिल्कुल भी हिल नहीं पाते थे, अपने घरों में बिस्तर पे सोए हुए थे। और कुछ-कुछ बच्चे हमने देखे कि जिनकी मेंटल इश्यूज़ थे, चाहे ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी या डाउन सिंड्रोम बहुत सारे बच्चों को था, या कुछ मेंटली रिटार्डेड बच्चे जो जन्म से ही थोड़ा-सा आई इनकी आईक्यू लेवल ज़्यादा नहीं थी। तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी और वो काफ़ी हार्श हो चुके थे। कई-कई तो घरों में रस्सियों के साथ बाँधे गए थे और कई-कई बिल्कुल जैसे वो जानवरों की तरह सड़कों पे जाते रहते थे। उनको कुछ बच्चे पीछे से कुछ कमेंट पास कर रहे थे या उनको बोल रहे थे कि आप उसको कमेंट करो, जिससे मैंने देखा कि ये बहुत ही एक परेशानी की हालत थी। तो मैंने अपने साथ ही फैसला किया कि मैं एक सेंटर स्टार्ट करूँगा जिसपे डिसेबल बच्चों के लिए मैं कोशिश करूँगा और मैंने टोटली शिफ्ट जो है डिसेबल बच्चों पे फोकस करने की कोशिश की। लेकिन मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे ना तो स्पेशल एजुकेटर्स थे, ना तो ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने का कोई ऐसा इंतज़ाम था। तो मैं इसमें डूबता रहा कि मैं क्या करूँ? तो एक लड़का जो खुद भी उसको पोलियो था टाँग में, वो मेरे पास आया, उसने बताया कि मेरी डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट नहीं बन रही है। तो विंटर था तो उसको मेरे घर में ग्लोव्स जो लगाया था हाथों में, वो भूल गया। तो वो 2-4 दिन के बाद फिर से आया, तो मैंने उसको अचानक बोला कि वैसे आप कर क्या रहे हो? तो उसने बताया कि मैं कंपोज़िट रीजनल सेंटर है एक, यहाँ पे इंस्टीट्यूट है श्रीनगर में जो जो कि अ, तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए रिहैबिलिटेशन कराते हैं। मैंने वहाँ पे कोर्स किया है जिसका नाम है डीआरटी, डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन थेरेपी। तो मैंने बताया कि आप क्या आप ब्लाइंड बच्चों को पढ़ा सकते हैं? उसने बताया कि हाँ, ब्रेल की ट्रेनिंग मैं सिखा सकता हूँ। हम हर प्रकार के डिसेबल बच्चों के साथ इंटरवेंशन कर सकते हैं। तो मैंने उसको बताया कि क्या हम अगर मैं सेंटर डालूँगा तो आप मेरे साथ काम करोगे? तो उसने बताया कि मैंने कॉलेज में एडमिशन किया है, मैं पार्ट टाइम पे आ सकता हूँ। तो मैंने उसके साथ सब कुछ बातें की और कहा कि आप अगर आपको थोड़ा-सा मैं ऑनरेरियम दे दूँगा तो कितना लोगे आप? तो उसने बताया कि मैं 3000 तक मैं माँगूँगा आपसे, कम से कम ₹100 दिन का। तो इसी पे हमने बोला कि चलो दिन का 100-100 रुपए दे देंगे, लेकिन 4 दिन छुट्टी भी होती है, इसलिए हम आपको 25 दिन का टाइम हम 1 महीने में लेंगे और ₹2500 देंगे। तो उसने इस बात पे
वो सहमत हुआ और मैंने एक कमरा किराए पे लिया जो कि म्युनिसिपल कमेटी का कमरा था, और उसमें लगभग उन्होंने बताया कि साल का 3,000 रुपए किराया देना पड़ेगा। तो मेरे पास चूंकि पैसे नहीं थे, तो मुझे मिल्टन सी की वजह से जो गोली लगी थी उसमें यहाँ जेके गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर रखा था कि उनको हम 75,000 75,000 उनको कंपनसेशन देंगे जिनकी परमानेंट डिसेबिलिटी होगी। तो मैंने वो पैसे 5 साल के बाद पकड़े। मतलब तब तक मैं उनको इनकार कर रहा था, मैं बोल रहा था कि मेरे घर वालों ने मुझ पे बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, तो मुझे इससे क्या होगा, या तो आप मेरे भाई को नौकरी दीजिए या बहन को, तो तब हमारा घर भी चल सकता है। लेकिन गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं थी, वहां से सिर्फ यही जवाब आता था कि हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने वो 75,000 यहाँ के डीसी साहब ने वो सैंक्शन किए थे और तहसीलदार के पास चेक थी, तो मैं गया और वहां से वो चेक ले ली, वो उसको अपने अकाउंट में कैश किया और पहले रूम का ही ये किराया भर दिया। और दूसरा, वो हमने एक दो लड़कों को यहाँ पे एज हेल्पर लिया, और एक सोशल वर्कर भी था, उसको भी 2,500 रुपया हमने तय किया कि आपकी तनख्वाह मिलेगी। तो इससे हमने ये सेंटर स्टार्ट किया और उनको मैं किराया पैसा देता रहा। जब 1 साल हो गया तो पैसे भी खत्म होने लगे, तो कुछ जो हमारे मेरे साथ वो लड़के लड़कियां पढ़ते थे, अब वो ग्रेजुएट भी हो चुके थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें एक काम करना चाहिए कि हमें अब सीधे लोगों से कुछ डोनेशन मांगना चाहिए। तो चूंकि अब थोड़ा सा लोगों को पता था कि ये एक सेंटर पड़ा है या इसने मुफ्त बच्चों को पढ़ाया, तो बहुत सारे लोगों ने रमजान में डोनेशंस करना स्टार्ट कर दिया और कुछ पैसे देने स्टार्ट किए, जो कि बहुत कम थे, लेकिन हमने मैनेज किया और सेंटर में बहुत सारे बच्चे आने लगे। 2008 में मुझे पता चला कि क्राई एक ऑर्गेनाइजेशन है, चाइल्ड राइट्स एंड यू, तो हमने उनको एक मेल लिखा, चिट्ठी बाय पोस्ट डाल दी। तो वो जब यहाँ आए, श्रीनगर में उनकी टीम आ गई, तो वो उन्होंने मुझे फोन किया। तब लैंडलाइन फोन ज्यादातर चलते थे, और हमने उनके साथ टाई अप किया और उन्होंने हमारा हमारे सेंटर पे वो आ गए। और जब उन्होंने देखा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, ब्लाइंड बच्चे भी आते हैं, तो उन्होंने कहा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप इन बच्चों को क्या कराना चाहते हैं। तो मैंने उनको बताया कि जो ये बच्चे हैं इनकी ओवरऑल रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए, और अगर ये पढ़े लिखेंगे तो डिसेबिलिटी का एक नैरेटिव चेंज हो जाएगा। वरना डिसेबिलिटी में यही होता है कि लोग समझते हैं कि ये डिसेबल बंदा कुछ नहीं कर पाता है। तो उन्होंने हमारे साथ एक 5-8 दिन वो हमारे साथ लगातार कांटेक्ट में रही। उन्होंने 2 बंदों को भेजा यहाँ पे नीड असेसमेंट की, और उन्होंने हमें एक 11 लाख का बजट सैंक्शन किया, जिसमें उन्होंने हमें 1 साल के लिए एक बिल्डिंग रेंट पे रखने के लिए, और जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं 6 स्पेशल एजुकेटर्स को हमने हायर किया, और 2 गाड़ियां हमने जो एक जेके पुलिस ने डोनेट की और एक इंडियन नेवी ने डोनेट की। तो उसमें हमने बच्चों को लाना स्टार्ट कर दिया। पहले दौर में जब हमने बिल्डिंग में स्कूलिंग स्टार्ट की तो लगभग 35 बच्चे आने लगे, और 2008 से हमने इस स्कूल को रजिस्टर भी किया, जिसका नाम हमने जेबा आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन रखा। और पहले तो हमें ये पता था कि शायद हम बच्चों को नॉन डिसेबल बच्चों के साथ पढ़ाएंगे ताकि एक इंक्लूजन क्रिएट हो। लेकिन हमने जब पूरे बच्चों को लाया तो हमें पता चला कि विद इन द डिसेबिलिटी जितने भी कैटेगरीज हैं, हमें आपस में पहले इंक्लूजन की जरूरत है। क्योंकि बच्चों को पहले न तो उनको पता था कि ब्लाइंडनेस क्या है, ब्लाइंड बच्चों को ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी के बारे में कुछ पता नहीं था, डेफ बच्चों को तो बिल्कुल भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि हम क्या करें। तो हमने विद इन द डिसेबिलिटी सबको इंक्लूड किया। पहले तो डेफ बच्चे, ब्लाइंड बच्चे, ऑर्थोपेडिक डिसेबल बच्चे,
और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के भी 2 बच्चे आने लगे। तो वो जब आगे चलते गए तो अ, हमने भी सीखा कि इन बच्चों के लिए जो बहुत सारे अलग-अलग नीड्स हैं। कुछ बच्चों को ब्रेल की ज़रूरत होती थी, सॉफ्ट बुक्स को ज़रूरत होती है जिनकी विजुअल डिसेबिलिटी थी। लेकिन जो बच्चे मेंटल डिसेबिलिटीज़ के शिकार थे, उनके लिए हमने स्पेशल एजुकेटर्स को लाया। हमने उनको ट्रेनिंग्स दिलाना स्टार्ट किया। जिन बच्चों को ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी थी, हमने एक छोटा-सा फिजियोथेरेपी सेंटर भी स्टार्ट किया, जहाँ पे उनको फिजियो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और मोबिलिटी ट्रेनिंग हम देते थे। और ये सिलसिला 2013 तक चलता गया। क्राई ने हर साल हमें रिवाइव किया और बच्चे भी बढ़ते गए, बाकी लोगों को भी पता चलने लगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मुश्किलात थे जो कि सोशली एक्सेप्टेंस नहीं थी। जो एक्स्ट्रा रिसोर्स हमें लगते थे, उसके लिए हमें गली-गली बाज़ार में घूमना पड़ता था कि हमें कुछ पैसे मिले। और जिन मकान में हम हायर कर रहे थे, रेंट पे लेते थे, वहाँ पे आम लोग बोलते थे कि यहाँ पे रैंप नहीं बना सकते हैं आप, इसका स्ट्रक्चर में कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत तकलीफ होता था। कहीं-कहीं वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं होता था। तो इसलिए हमने 2013 में ये फैसला किया कि हम एक अपनी बिल्डिंग बनाएँगे, ताकि इस स्कूल में जो रैंप सिस्टम है, एक्सेसिबल वॉशरूम है, जो बोर्ड जहाँ पे हम लगाते हैं वहाँ पे बच्चे भी पहुँच जाए, या वॉश बेसिन या वॉश स्टेशन या स्विच जितने भी होंगे तो वो एक्सेसिबल होने चाहिए बच्चों के लिए। तो इस तरीके से हमने 2014 में एक ज़मीन का टुकड़ा लिया, जो कि स्टेट लैंड था, उस पे कब्ज़ा था कुछ गाँव वालों का। तो हमने उनके 2 बच्चों को अपने साथ स्कूल में थोड़ा-सा छोटा-मोटा जॉब दिया और उनसे वो ज़मीन छुड़वाई और उसमें लगभग उस टाइम 2-4 लाख कॉम्पेंसेशन भी दिया। और उसमें बाज़ाब्ता फिर अ, डिप्टी कमिश्नर ने कागज़ात बनाए। फिर वो कैबिनेट में गया और वहाँ पे सैंक्शन लेटर आ गई और हमने फिर उसपे एक एक्सेसिबल एक मंजिला एक स्कूल बनाया। अ, चूँकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसमें बहुत सारा पैसा लगता था। तो जब हमने इसमें प्लिंथ डाली तो हमने यहाँ के जो उस वक़्त गवर्नर थे एनएन वोहरा, तो उनको भी बुलाया, जिन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। जो यहाँ पे माता वैष्णो देवी ट्रस्ट है, उससे पैसे दिलाए। थोड़ा-सा उन्होंने अपने गवर्नर फंड से भी पैसे दिलाए। फिर हमने सीएसआर में जेके बैंक यहाँ पे है, उनसे भी काफ़ी परस्यू किया। वो छोटा-छोटा जो यहाँ के सीमेंट फैक्ट्रीज़ थे, वहाँ से भी ईंट वाले थे, उनसे भी हमने थोड़ा गुज़ारिश की और बिल्डिंग बनती गई। जब 1 फ्लोर पूरा हो गया तो हमने सोचा कि अब काफ़ी है, 5-6 कमरे बन गए, अब इसमें रैंप वगैरह भी बन गए। तो हमने कोशिश नहीं की कि हम दूसरा फ्लोर बनाएँ। लेकिन उसके बाद अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन के कुछ लोग यहाँ आए, तो उन्होंने बताया कि हम कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा नहीं देते। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम जिस बिल्डिंग में जो रेंट पे बिल्डिंग थी, तो वहाँ पे काफ़ी बैरियर्स थे, बहुत मुश्किल से हमने वहाँ पे एक रैंप बनाया था। तो उन्होंने बताया कि नया स्कूल भी हम देखेंगे, आपने बिल्डिंग कैसी बनाई है। जब उन्होंने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखा, एक्सेसिबिलिटी देखी, तो उन्होंने बताया कि हम कोशिश करेंगे कि आपको हम इसमें कंप्लीट करने के लिए दूसरे फ्लोर तक हम पैसा कुछ अरेंज करेंगे। तो उनके सीईओ खुद फिर आ गए, जो कि 2 घंटे के लिए बैंगलोर से यहाँ आए, बिल्डिंग में नज़र मारी, फिर वापस गए और 10 दिन के बाद उन्होंने हमारे इस स्कूल के लिए 70 लाख रुपए सैंक्शन किए और स्कूल की दूसरी बिल्डिंग पूरा फ्लोर बन गया, 10-20 कमरे बन गए, वॉशरूम बन गए और स्कूल बिल्डिंग में हमने 2004 में शिफ्ट किया, जबकि कोविड का समय था। और उसके बाद 2005 से बच्चे पूरी तरह आने लगे और इस वक़्त इस स्कूल में लगभग 250 बच्चे एनरोल्ड हैं और जो हमने 2006 से बच्चों को पढ़ाया, उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पीजी कंप्लीट किया। जिन ब्लाइंड बच्चों के साथ हमने पहला इंटरवेंशन किया,
उसमें से एक ने जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से अभी हाल ही में एमए हिस्ट्री क्वालिफाई किया। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अ, जो कि हेयरिंग स्पीच के डिसेबिलिटी के शिकार थे, स्कूलों से ड्रॉप आउट हुए थे, या कुछ जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे थे जिनका आईक्यू लेवल बहुत कम थी, तो कम से कम वो 10वीं 12वीं कुछ कॉलेज लेवल, कुछ हायर सेकेंडरी लेवल तक आज पहुंच चुके हैं। तो सक्सेस रेट की वजह से हमें बहुत सारे लोग जो है उनका मदद सामने आया, और उन्होंने बताया कि जो बच्चे हमें स्ट्रीट लाइट्स पे नज़र आते थे वो अब स्कूल में है। तो इससे थोड़ा सा हमें भी एनकरेजमेंट हुई। 2015 में जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने मन की बात में इस स्कूल का जिक्र किया और मेरी पर्सनल स्टोरी को बयान किया, तो उससे थोड़ा सा और लोगों में जागरूकता हुई, और बहुत सारे लोगों ने हमें मदद करना स्टार्ट किया। इसके साथ साथ मतलब मैंने पर्सनली जो ज़्यादा फोकस किया वो मैंने एडवोकेसी पे बहुत फोकस किया कि जो जम्मू कश्मीर में हमारी एक्सेसिबिलिटी, एजुकेशन या एम्प्लॉयबिलिटी पे जो भी परेशानियां हैं, उनके लिए मैंने 2-3 बार जे.एंड.के हाई कोर्ट पे पीआईएल की, आरटीआईज बहुत सारे की। जो हमारे रिक्रूटिंग एजेंसीज है वहाँ पे ज़्यादा रिजर्वेशन की बात डिसेबल पर्सन्स के लिए नहीं होती थी। तो मैंने बहुत सारी कोशिशें की, और सबसे बड़ा मुझे जो लगा वो है कि डिसेबल्ड सेक्टर को अवेयर करना, उनकी मोबिलाइजेशन। बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज काफ़ी पिछड़े थे, जिनको व्हील चेयर नहीं मिलती थी, जिनको छोटी छोटी बातों पे बहुत सारी मुश्किलात सामने आती थी, या गवर्नमेंट के साथ ऐसे मीटिंग्स करना जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए बात करना, अ, इसका मुझे बहुत अच्छा टाइम मिला, जिसका मैंने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी किया। और मुझे 2007 में अ, चाइना जाने का मौका मिला, जो कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम था, जिसमें 2 पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी लिया गया था। एक मैं था और एक सिजू नाम का एक बंदा था जो कि केरला से था। और वहाँ पे भी जब मुझे मौका मिला स्टेक होल्डर से बात करने का, तो हर सेक्शन के लोगों को अलग अलग बातें करने का मौका मिलता था। मैंने वहाँ पे चाइना में ये बात की कि अगर हम बॉर्डर क्राइसिस देखते हैं तो डेथ और डिसेबिलिटी के सिवा वहाँ कुछ नहीं होता है। तो अगर चाइना को इंडिया के साथ दोस्ती रखनी है तो फिर सबसे बड़ा जो मुद्दा होना चाहिए कि वो पीस का होना चाहिए। गन की यूजेज बिल्कुल बैन होनी चाहिए, क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज का पहले से ही, चाहे चाइना में हो चाहे किसी भी मुल्क में हो, वो परेशानियों में मुब्तला होते हैं। तो पीस होना चाहिए, जिसके लिए जो उस वक्त के यूथ मिनिस्टर थे श्री अ, जो कि कांग्रेस के यूथ मिनिस्टर थे मनीशंकर आयर, जिनने काफी मतलब उस बात को सराहा है कि जो हम खुद बात वहां पे नहीं कर पाते थे, तो वो आपने उनके जो डिफेंस मिनिस्टर से मैंने उनको बताया कि मुझे मौका मिला, आप डिफेंस के मिनिस्टर हो, तो जो आपको इंडिया के साथ यूथ एक्सचेंज करते हैं वो तभी कामयाब हो जाएगा जब हम पीस प्रिवेल करेंगे, जब हम गन्स को साइलेंट करेंगे, और जब हम बॉर्डर टेंशन को बिल्कुल खत्म करेंगे। तो इसी तरह मुझे बहुत सारे मीटिंग्स में, जैसे कि जब राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो कि 2010 में इसके लिए एक कमेटी बनी, सुधा कोल कमेटी, जिसमें लगभग 50% विद डिसेबिलिटीज को थ्रू आउट इंडिया मौका मिला, जिसमें मैं बहुत बार एज अ ऑब्जर्वर था, जिसमें मैं बहुत कमेटी में सब कमेटीज के मेंबर को सुझाव देने के लिए हमें रखते थे। तो जावेद आबदी जी हमारे दिल्ली में एनसीपीडीपी करके एक ऑर्गेनाइजेशन अभी भी चल रही है, तो उसके जो फाउंडर थे, तो उनके साथ मुझे 2002 से उठने बैठने का मौका मिला, जिसकी वजह से मैंने एडवोकेसी सीखी। और डिसेबिलिटी सेक्टर में मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कोई व्हील चेयर यूजर है, कोई ब्लाइंड है, कोई, तो क्रॉस डिसेबिलिटी में काम करने के लिए मुझे मौका मिला, जिसका मैंने सही इस्तेमाल किया। और राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट में
जो एक आप देखिए एक चैप्टर में सीवियर डिसेबिलिटीज या हाई सपोर्ट नीड्स के जितने भी लोग हैं उनके लिए अलग से एक प्रोविजन रखा गया है कि अगर वो अप्रोच करेंगे गवर्नमेंट को कि हम अपनी पर्सनल नीड्स को कैटर नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सीवियर डिसेबिलिटी, जिससे स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, स्ट्रोक या बेड रिडन लोगों के लिए बात की गई है। तो वहाँ कहा गया है कि अगर ऐसे एक प्रोविजन रखा गया है कि अगर लोग अप्लाई करेंगे तो गवर्नमेंट को चाहे कि एक कमेटी बनाए, उसकी नीड असेसमेंट देखी जाए और उसमें कम से कम जो इसके लिए मेडिकल नीड्स है वो उनको फिलफिल करना जरूरी है। तो अगर हम में से भी किसी को स्पेशल नीड्स है, ज़्यादातर वो कैटर नहीं कर पाते हैं, घर के हालात ठीक नहीं है, तो वो उस सेक्शन के अंडर वो अप्लाई कर सकते हैं अपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या डिसेबिलिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट में। उसके लिए वो प्रोविजन है। इसी तरीके से मुझे बहुत सारी कम्युनिटीज़ में एज ए मेंबर रहने का मौका मिला, जहाँ पे पर्सनल डिसेबिलिटीज़ की इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती थी, या हाई सपोर्ट नीड्स की बात होती थी, या ज़्यादातर एक्सेसिबिलिटी की बात होती थी। तो मुझे ये लगा कि अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को अपने आप को डेवलप करना होगा, तो पहले हमें अपना एक्ट जानना होगा। पहले हमें अपने राइट्स का पता होना चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ का पता होना चाहिए। जब हम इन 2 चीज़ों में एक बैलेंस क्रिएट करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम किसी भी तरह बैकवर्ड रह सकते हैं या पीछे रह सकते हैं। हम ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। इस वक़्त जो हमारा वो ये सेंटर है, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो जो भी मेडिकल नीड्स होती है, वो कैटर होती है। हम टाइम टू टाइम 2 महीने के बाद, हर 2 महीने के बाद एक मेडिकल कैंप चलता है, जिसमें सिर्फ इंस्टीट्यूट के बच्चे नहीं आते हैं, बल्कि बाहर के भी बच्चे आते हैं, जो दूसरे स्कूलों में भी एनरोल्ड है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में, दूर दूर जगहों पे। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो अ, हमारे जो अ, जिनको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, चाहे फिजियोथेरेपी, चाहे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, चाहे और किसी चीज़ों की रिहेबिलिटेशन, जिसमें बहुत सारे सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपीज होती है इंटेलेक्चुअल बच्चों के लिए, तो वो भी हम उन बच्चों को देते हैं। जब बच्चा 18 साल के बाद कुछ लोग एजुकेबल नहीं होते हैं, तो हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग सिखाते हैं, जिसमें लोकल जो हमारा फल होता है, सेब, नाशपाती, उनको कैसे सुखाए, चिप्स बनाए, वो पैक करके उनकी मार्केटिंग, और पेपर बैग यूनिट, जहाँ पे हम पेपर बैग्स को बनाते हैं, पेपर बैग्स के साथ साथ उनकी मार्केटिंग कराते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम ये चीज़ें, जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है, चाहे किसी भी प्रकार के पर्सन विद डिसेबिलिटीज हो, करीबन हम हर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के लिए स्पोर्ट्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, या दूसरे इंस्टीट्यूशंस में रिक्वेस्ट करके उनको ऑर्गेनाइज कराते हैं, जहाँ पे ब्लाइंड बच्चों का क्रिकेट मैच हो, या चेस टूर्नामेंट हो, या जो स्पेशल ओलंपिक भारत के अंडर इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों के लिए बहुत सारी गेम्स चलाते हैं, वो कॉम्पिटिशन्स होती है। और हम इस साल में 2 बार एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल कराते हैं, जिसमें इंक्लूसिव स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है, जहाँ पे हम किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स कराते हैं, जिनसे एक प्लेटफार्म पे नॉन डिसेबल और डिसेबल बच्चों का इंटरफेस होता है, उनका जानने का मौका मिलता है। जहाँ पे कुछ ब्रांड स्कूल्स है, जहाँ पे बच्चों को डाला जाता है, तो उन स्कूल्स को भी हम अप्रोच करते हैं, और हर साल हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज कराते हैं, जहाँ पे उनको नॉन डिसेबल बच्चों को भी इन बच्चों के लिए पता चलता है कि ये क्या कर सकते हैं। अ, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब नॉन डिसेबल बच्चे काफ़ी खुश होते हैं, जब उनको हेयरिंग स्पीच डिसेबल बच्चों के साथ साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन करने का मौका मिलता है, जब उनको पता चलता है कि साइन लैंग्वेज भी एक मीडियम ऑफ लैंग्वेज है, जिससे आपस में बच्चे बात कर सकते हैं,
और काफ़ी बच्चों की एक दोस्ती भी बन चुकी है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में हमने ऐसे वॉलंटियर्स क्रिएट किए हैं जो ब्लाइंड बच्चों या जिनके हाथों में की डिसेबिलिटी होती है उनके लिए वो एज ए स्क्राइब एग्जाम्स में उनके साथ आते हैं। और मुझे लगभग स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक मुझे बहुत सारे अवार्ड्स से मिले हैं। और जिनमें सबसे बड़ा अवार्ड जो मुझे मिला वो पद्मश्री अवार्ड 2020 में, जो कोविड की वजह से नवंबर 2021 में फिर दिया गया। तो आज का जो प्रोग्राम है, जो जीवन शैली का प्रोग्राम शैलेश जी ने स्टार्ट किया है, जिसमें बहुत सारे हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लड़के लड़कियां एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो एक मौका मिलता है हमें, पता चलता है कि दुनिया में बहुत सारे काम है जो हम कर सकते हैं। अगर हम चलने फिरने की सलाहियत नहीं रखते हैं, हम नहीं चल पाएंगे, व्हीलचेयर पे है, तो फिर भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स में व्हीलचेयर बास्केटबॉल इस वक्त काफ़ी बहुत सारे हमारे जम्मू कश्मीर के लड़के लड़कियां हैं जो इस वक्त इसमें बड़ा अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी व्हीलचेयर यूजर्स हैं जिन्होंने अपना छोटा मोटा दुकान या कुछ ऐसे एंटिटीज रखे हैं जहां वो अपना पैसा कमाते हैं। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम ह्यूमैनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पलाइन है, जो हमने 2003 में रजिस्टर की। इन्हीं लड़के लड़कियों के साथ जो मेरे साथ पहले मेरे स्टूडेंट थे, बाद में जब वो 4-5 साल तक मेरे साथ रहे, तो 2003 में हमने इसके लिए कोशिश की और रजिस्टर की। इस वक्त जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में की सबसे बड़ी खूबी है वो ये कि आज जो हमारे बॉडी मेंबर्स है वो हमारी ही स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में एज अ मेंबर बनाया है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर है इस वक्त, पोस्ट ग्रेजुएशन करके यासिर और जाकिया। जो इसी इसके साथ साथ जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, चाहे वो ब्लाइंड के लिए हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी के लिए हो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए हो, या व्हीलचेयर यूजर्स के लिए हो, तो उन सब में हमने ये चीज़ें रखी है कि हर एक बंदा रजिस्टर हो कम से कम, और उनके लिए जितने भी स्कीम्स हैं उनको उनको वक्त पर वक्त उन तक पहुंचाया जाए। और उनके साथ वो शेयर करके अगर किसी को इसमें से फ़ायदा लगता है कि मुझे मिलता है, तो वो अगर हमें उसकी हैंड होल्डिंग करनी पड़ती है, फॉर्म भरना पड़ता है, तो वो भी हो जाता है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी अ, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं। लगभग हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। तो अगर हमें कुपवारा के लिए कुछ करना होगा, बारामूला के लिए करना होगा, जो कि फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट्स है, या जम्मू के लिए, तो कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ हम मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और लगभग डिसेबिलिटी सेक्टर में आज बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें लोगों को पता चलता है कि पढ़ाई में कहाँ कहाँ एडमिशन हो सकता है, या किस जगह हम क्या कर सकते हैं, किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो ये इस वक्त इंफॉर्मेशन फ्लो है, सोशल मीडिया हैंडल्स है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फायदा अगर सोशल मीडिया का हुआ, अ, जो कि फ़ोन का हुआ, टेक्नोलॉजी का हुआ, वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का हुआ। लेकिन अगर हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो हम घर बैठे हो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। छोटे मोटे कुछ बिजनेसेस अगर हम घर में कुछ बनाते हैं, उनका मार्केटिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी आते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की काफ़ी डेवलपमेंट हुई है जब उन्होंने जुडिशियस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया किया हुआ है। उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो चलते हैं, उनका कुछ अलग अंदाज होता है। जो कुछ लोगों ने राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट को सीधी तरीके से एजुकेशन के बारे में वीडियोस, एम्प्लॉयमेंट के बारे में वीडियोस, डिसेबिलिटी कमीशन के बारे में वीडियो, या एक्सेस टू इलेक्शंस, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे स्पोर्ट्स, सेंसस, सब चीज़ों का वहाँ पे जिक्र है। और वो वही वीडियो डालते हैं, जिससे आम लोगों को भी पता चलता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कितने राइट्स हैं, कितनी ड्यूटीज़ है, हम क्या कर सकते हैं।
हमारे यहाँ जितने भी लोग इस वक्त हैं, हम उनको कोशिश करते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें। जिस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आईसीएस डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो उनमें भी पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट के साथ जब हमने लॉबिंग की, तो बहुत जगह हमने देखा कि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं नेशनल लेवल पे, जैसे सेंसस अभी आने वाला है, 26 में हमारा सेंसस होगा। जब तक हम डिपार्टमेंट को अवेयर नहीं करेंगे, सेंसस डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारा आप अलग से जो सेंसस कर रहे हैं, जो हमारा 9th कॉलम था 2011 में, मे बी वो अब और आगे आ जाएगा। तो नेशनल लेवल पे या एरिया लेवल पे जब हम एनिमेटर्स को या इन्यूमरेटर्स जो होते हैं उनको जब हम अवेयर करते हैं, तो उससे क्या होता है कि रियल पिक्चर ऑफ सेंसस अगर आएगी, तो प्लान भी हमारे लिए उसी हिसाब से होगा। अगर हम अपने सेंसस में खुद भागीदारी नहीं करेंगे, तो हमें पता नहीं, हमारे देश में पता नहीं चल जाएगा कि कितने लोग असल में डिसेबल पर्सन है, उनके क्या नीड्स हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स चैलेंजेस है। तब प्लान नहीं बन पाएगा। अगर हम सेंसस में पूरा योगदान देंगे, तो हमारी एक अच्छी पिक्चर सामने आ जाएगी, जिसके जिसके सहारे हम कल प्लानिंग के लिए बात कर सकते हैं, अपने गवर्नमेंट को हमारे लिए अलग बजट के लिए बात कर सकते हैं। अभी जो हम 2.3 ही परसेंटेज हमारी नजर आई है 2011 तक, जिसकी वजह से हम एक माइन्यूट पॉपुलेशन का दर्जा है। जबकि अगर वाशिंगटन क्वेश्चंस देखा जाए, उनका जो क्वेश्चन है सेंसस के लिए, उसमें करीबन हर देश में 15 से 16% डिसेबिलिटी दिखाई जाती है, जिसमें जो भी लोग डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन है, जिसमें सीवियर डायबिटीज भी है, जिसमें बहुत सारे हाइपरटेंशन के केसेस भी आते हैं। लेकिन हम लॉबिंग नहीं करते हैं, हम एजिटेट नहीं करते हैं, इसलिए हमें एक छोटा सा समुदाय समझा जाता है, और समझा जाता है कि ये पढ़ते लिखते भी शायद नहीं है, और इनकी नीड्स कितनी होंगी। अगर ये सही पिक्चर आ जाएगी सेंसस में, तो जरूर गवर्नमेंट हमारे लिए अलग पॉलिसी बनाएगी, बहुत सारी अच्छे प्रावधान आएंगे। और जो हमारे एक्ट्स है, चाहे वो यूएनसीआरपीडी है, चाहे वो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, या नेशनल ट्रस्ट या आरसीआई एक्ट है, या मेंटल हेल्थ एक्ट है, तो उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ऑन ग्राउंड सही तरीके से हो जाएगा। अगर हम व्हीलचेयर यूजर्स की बात करेंगे, तो क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लोग जो है, उनकी नीड्स बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादातर डिपेंडेंट है दूसरे लोगों पे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर हम अपने दम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, अगर हम थोड़ा सा अपने लेवल्स को बढ़ाएंगे, अपनी एजुकेशन हासिल करेंगे। एजुकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जो कि मुझे ज़िंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा मिला। अगर मैं पढ़ा नहीं होता, अगर मैंने बीएससी कंप्लीट नहीं किया होता, शायद मेरे पास कोई ऐसा हार्ड स्किल नहीं होता जिसको मैं इस्तेमाल करता। तो इस तरीके से अगर हमें ज़्यादातर टेबल वर्क हम कर सकते हैं। कंप्यूटर इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा गैजेट है जिसे दुनिया को मिला है। तो अगर हमें सही इस्तेमाल करना होगा, तो हमें कंप्यूटर ज़रूर सीखना चाहिए, इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना चाहिए अवेयरनेस के लिए, अपने लिए। अगर हम इस वक्त मिले भी हैं, तो वो सोशल मीडिया की वजह से ही मिले हैं, जिसका शैलेश जी ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, जिसमें सारिम जैसे लोग या बाकी लोग जो इस टीम में है, उन्होंने इसका सही इस्तेमाल किया। और इस वक्त हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, शेयर करते हैं। तो इस चीज़ का मुझे ये एक एक्सपीरियंस बढ़ गया। अ, अ, सारिम जी, मेरे पास और टाइम है या टाइम हो चुका है? जी नहीं सर, ऐसा है कि हम लोग के पास कुछ तस्वीरें बोलती हैं, एक सेगमेंट है, मतलब तस्वीरों को दिखा करके उससे कुछ सवालात रहेंगे। जरूर और जरूर। भी लोग हैं जो सवालात, अगर आपके पास वक्त हो तो हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा हाँ हाँ, बिल्कुल एक्सटेंड कर मेरे देंगे। पास है, मेरे पास टाइम है। जी मैं आपके साथ पूरा तैयार हूँ आज। अगर जितना भी टाइम आपको जरूरत लगे, मैं आपके साथ हूँ। जी। तो सर पहले कुछ सवालों को हम लोग लेते हैं, या फिर तस्वीरें बोलती हैं सेगमेंट से शुरू करते हैं, उसके बाद सवाल लेंगे। ये सामने स्क्रीन पे जो तस्वीर है, आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ, मोदी जी के साथ काफ़ी
घुले मिले नजर आ रहे हैं। तो इसकी कहानी मतलब क्या बातचीत आपसे हुई प्रधानमंत्री जी से, और आपने क्या बातें रखी उनके सामने? प्रधानमंत्री जी मुझे जब हमने पद्मश्री अवार्ड लिया तो जो लॉबी वहाँ होती है जहाँ पे चाय का इंतजाम होता है, तो मैं चाय पी रहा था तो अचानक पहले प्रेसिडेंट साहब मेरे पास आए, जिनके साथ जेपी नड्डा जो कि इस वक्त बीजेपी के प्रेसिडेंट है। तो सबने इंट्रोडक्शन दी, तो जब मेरे पास वो आए तो मैंने भी इंट्रोडक्शन दी। स्टार्ट कर रही, मेरा नाम जावेद है, मैं कश्मीर। उसने उन्होंने बोला कि आपकी इंट्रोडक्शन हो चुकी है, प्रधानमंत्री जी हमें आपके बारे में बोल रहे थे अंदर, जब आप यहाँ चाय के लिए अंदर आ रहे थे तो हमें 5 मिनट मिले आपस में बात करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि जो जावेद है ये कश्मीर से है, ऐसा ऐसा। तो प्रधानमंत्री को आपके बारे में इतना कैसे मालूम? तो मैंने बताया शायद मन की बात में पहले एक रिसर्च हुआ होता होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी बाद में आए तो आगे आगे प्रेसिडेंट साहब जा रहे थे तो पीछे प्रधानमंत्री जी अलग से सबके साथ इंट्रोडक्शन करते थे। तो इन्होंने मेरी दोनों कंधों पे पूरा बोझ डाल के कहा कि जावेद कैसे हो? तो मैंने बताया मैं ठीक हूँ सर। बताया कि ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है काफ़ी खतरनाक है, वहाँ पे मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपने मिलिटेंसी को देखा, एक तरह से मिलिटेंट लोगों को डिसेबल कर रहे हैं और उसी अनंतनाग में आप दूसरे साइड से लोगों को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं। तो ये हमें बहुत पसंद है आपका कि आपने कभी दुख नहीं इसका इजहार नहीं किया, आपने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मुझे गोली लगी तो मैं दूसरों का दर्द कैसे समझ सकता हूँ। लेकिन आपने उसी अनंतनाग में मिलिटेंट्स को करारा जवाब दिया और आप लोगों को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, उन्हीं डिसेबल लोगों को, चाहे वो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ गोलियां भी लगी है जो हमारे सेंटर पे आते हैं। तो मैंने बताया सर आपको कैसे पता? तो बोला कि हम हर कुछ चीज जानते हैं दुनिया में जो भी। तो यही बातें वहां पे हुई। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा टाइम प्रधानमंत्री ने लगभग 6-7 मिनट मेरे साथ दिए, जबकि वहाँ करीबन 100 लोग थे। और मैंने फिर बताया कि मुझे बहुत सारी बातें आपसे करनी है, तो उन्होंने बताया कि चलो आप मेरे ऑफिस में आ सकते हो। तो लेकिन इतना टाइम नहीं मिला कि मैं प्रधानमंत्री से बोलूं कि आपके ऑफिस तक मुझे कैसे एक्सेस मिलेगा। तो तब से मुझे दूसरा मौका नहीं मिला। लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो, मैं आपसे वादा करता हूँ वो कब दिन आएगा लेकिन मैं वहाँ पे जरूर आ जाऊंगा। इंशाल्लाह। दूसरी तस्वीर आप पेश की जाए, स्लाइड चेंज कीजिए। हम्म। ये तस्वीरें जो है पहाड़ी इलाकों पर, और आपके दोनों पैर जो है आ, कटे हुए हैं। तो ये स्टोरी जो है थोड़ा सा आप बताना अगर चाहें तो आप बस शेयर कर सकते हैं। जरूर जरूर जरूर। जब मैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जब मेरी हुई तो बाद में मुझे प्रेशर सोर्स बन गए। तो मुझे लगा था कि शायद ये प्रेशर सोर्स वो हील ही नहीं होते थे। जब फिर मैं 2 साल के बाद हॉस्पिटल गया, मैंने बोला कि मेरा सब कुछ ठीक हुआ लेकिन ये प्रेशर सोर्स ठीक नहीं होते हैं। तो उन्हें बताया कि अ, दरअसल जिस टाइम आप गिरे हुए हैं तो उस टाइम आपके हिप जॉइंट डिसलोकेट हुए हैं दोनों, तो अभी ये जुड़े नहीं है। तो इसलिए उनमें मैंने लगभग 25 साल बहुत एहतियात के साथ व्हील चेयर पे चलता रहा। उनका मैं काफ़ी कोशिश करता रहा कि मैं इनका ड्रेसिंग वगैरह टाइम पे करूं। लेकिन उसके बाद 2022 से मुझे इनमें काफ़ी परेशानी हुई। एक जख्म को इतना बढ़ गया कि वो काफ़ी हील ही नहीं हो, नॉन नॉन हीलिंग बन गया। तो फाइनली मैं जब 2-4 जगहों पे गया तो वहां मुझे एक ही ओपिनियन मिली कि आपको ये गैंग्रीन हो चुका है और ये काटना पड़ेगा। तो उन्हें वो एक टांग बोल रहे थे कि आप एक टांग काटना पड़ेगा, क्योंकि मैंने व्हील चेयर पे 26 साल गुजारे थे। तो मुझे लगा कि फिर मेरी परेशानी और बढ़ जाएगी, मैं बैठ नहीं पाऊंगा। तो मैंने उनको कहा कि दूसरी टांग में भी यही प्रॉब्लम है तो आप दोनों फिर का एम्पुटेशन कर दीजिए। तो जनवरी 2024 में मेरी दोनों टांगों की एम्पुटेशन हुई। और उसके बाद मेरी जो ज़िंदगी है और चेंज हो गई। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी होता है वो ठीक के लिए ही होता है।
तब से मेरी थोड़ी ज़िंदगी आसान भी हुई। मैं बहुत सारे पहाड़ी इलाकों पे भी जाता हूँ। जो हमारा स्कूल पे ये जो लेफ्ट साइड की पिक्चर है, ये सिंथन टॉप एक सबसे ऊंचाई वाला जो पार्ट है कश्मीर का, ये हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड है, जहाँ हमने बच्चों को भी लिया था और हमारे टीचर्स भी साथ थे, जिनके साथ मैंने तस्वीर ली है। और मुझे जस्ट 6-7 महीने हुए थे एम्पुटेशन हुए। तो तब मैंने आप देख सकते हैं कि मैं एक सीट पर बैठा हूँ और ऊपर से मैंने एक शीट रखा है। एम्पुटेशन ताज़ा थी, 6 महीने हुए थे। ये जो राइट वाली तस्वीर है, ये बेंगलोर में मैंने अपने लिए इम्प्लांट बनाया जिसमें मैं बैठ सकता हूँ, जो कि एक ऐसा इक्विपमेंट है जो मेरे लिए सीटिंग अरेंजमेंट बन गया है, जिसमें मैं बैठता हूँ। ये मेरी वो सीट है। तो उसके बाद वहाँ पे मुझे 10-15 दिन में बैठा। तो जिन्होंने मुझे ये रिहैबिलिटेशन वहाँ की ये सीट मेरे लिए बनाई, तो उनने बताया कि यहाँ पे एक ही एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे पूरा एक्सेसिबल है, वो है डीपीएस बेंगलोर नॉर्थ साइड। तो वहाँ ये उस स्कूल की पिक्चर है जहाँ पे मैंने पहले मोटराइज्ड व्हील चेयर के लिए एक पहला जो ये होता है गाइडेंस होती है, वो वहीं पे ली। और जो ट्रिप था, इस वहाँ पे भी मैंने फोटो खींचा। ये जिंदगी में मैं पहली बार मोटराइज्ड व्हील चेयर, वो भी टांगों का ऑपरेशन करके मैंने लिया। जी। अगली स्लाइड अगर चेंज कर सकें तो चेंज कीजिए। जी, तो यहाँ पे ये हम देख पा रहे हैं कि जी। ये जो राइट वाली तस्वीर है, ये हमारे डीआईजी यहाँ अनंतनाग, मतलब यहाँ पर जो रेंज है, साउथ कश्मीर रेंज के थे। इनका नाम अतुल कुमार था। और ये बहुत ही डिसेबिलिटी में दिलचस्पी रखते थे। हमारा एक एनुअल शो रहता है, जो बच्चों के लिए प्रोग्राम होता है। जो मैंने अभी बात की, बहुत सारे हम प्रोग्राम्स करते हैं। एक हम प्रोग्राम करते हैं 14 जो नवंबर होता है, बच्चों का दिन होता है। तो उसपे हमने इंक्लूसिव आर्ट फेस्टिवल हम करते हैं, जहाँ पे हर कोई आर्ट जो पेंटिंग होती है वो करते हैं। तो जो बेस्ट बच्चे जिन्होंने आर्ट किया था, एबल डिसेबल टुगेदर था ये। तो हम फिर डीआईजी साहब ने वहाँ पे उनको प्राइजेस दे दिए, अवार्ड्स दे दिए। तो हम उनको ये वो दिखा रहे हैं कि ये इस पेंटिंग में क्या बना है। जो लेफ्ट साइड में है, वो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, जिन्होंने पिछले साल एक अवार्ड किया था कि जिन्होंने एजुकेशन सेक्टर में अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाया होगा, उनके लिए अच्छे काम किए होंगे। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड श्रीनगर के एक स्कूल में मिला, जहाँ पे लोकल जो इस एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके हाथ से मैं ये अवार्ड ले रहा हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। जी। तो अब हम लोग कुछ सवालों की तरफ जाते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है दर्शकों से कि अगर आपके भी मन में कुछ सवाल हो, आज का इतना खास मौका, जब एक ऐसी शख्सियत, हम देखते हैं कि समाज में लोग लाइमलाइट के लिए मरते हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिसने न सिर्फ अपनी जिंदगी को संवारा, बल्कि अपने इलाके के इतने बच्चों की जिंदगी को संवारा है कि हम सब के लिए एक प्रेरणा की मिसाल है। जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से जूझने के बाद हम लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि आगे की जिंदगी कैसे कटेगी, तो जावेद अहमद टाक जैसे मजबूत इरादे वाले लोग, जो न सिर्फ अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं, बल्कि अपने पूरे राज्य की तस्वीर को बदलने में लगे हुए हैं। तो आप लोगों के पास अगर कोई भी सवाल होगा तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जावेद जी, एक सवाल हम लोग का है कि कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में समाज सेवा और समावेशन को बढ़ावा देना एक बड़ी चुनौती रही होगी, तो इसका सामना आपने कैसे किया? अ, बिल्कुल सारिम भाई की ये जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, काफी वोलेटाइल रहा पिछले इन्हीं 30 सालों में, जहां से मैंने अपनी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ अपना जीवन स्टार्ट किया। लेकिन मुझे यही लगा कि अगर आप मेरा जो नाम है
वो कुछ मायने नहीं रखता है, मेरी जो बॉडी है वो कुछ मायने नहीं रखती है। अगर दुनिया में मैंने देखा तो वो सबके काम है जिनसे इंसान की पहचान बनती है। हम कैसे काम कर रहे हैं, अगर हमारी जान है तो हमारा काम हमारा रूह है। ये हमारी जान तभी जिंदा है जब हम कोई अच्छा काम करेंगे। जहां भी मैंने काम किया, जिसके साथ भी हमने काम किया, चाहे लोकल स्टेक होल्डर्स हो चाहे कोई और हो, तो हमको सबसे प्यार ही मिला। और बहुत सारे लोग जो स्टेक होल्डर्स हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मुझे काफी एनकरेज किया, जावेद कम से कम हमने एक देखा कि एक डिसेबल पर्सन होने के नाते आपने कभी अपना काम हमें नहीं बताया कि मेरे घर में ये करना है, मेरे रिश्तेदार के लिए ये करना है। जब भी आप आते हैं तो किसी पर्सन में डिसेबिलिटी को लेके आते हैं, उसका काम लेके आते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अ, अगर हम सही तरीके से अपने सेक्टर को अपनी फैमिली समझ के उसके लिए काम करेंगे तो सब हमारे साथ है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, और ना मुझे जिंदगी में कभी ये लगा कि मैं एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ या मेरे पास कुछ है। मुझे लगता है कि जो भी जिस भी कंडीशन में हो हम इस दुनिया में है, तो हमारी ड्यूटी जरूर है। ये नहीं है कि हम लेने के लिए यहाँ आए, हम कुछ देने के लिए भी आए हैं जो हमें खोजना बहुत जरूरी है। अगर हम सही तरीके से वो देना स्टार्ट करेंगे तो कोई भी हर्डल, कोई भी रुकावट हमारे लिए नहीं है इस दुनिया में। सब कुछ ठीक से स्मूथ से चलता है। एक सवाल इसी से रिलेटेड हम लेना चाहते हैं कि आपने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया, फिर आगे बढ़े और हजारों लोगों के लिए आज आप प्रेरणा की मिसाल हैं। तो युवा पीढ़ी जो कभी कभी छोटी छोटी बातों से निराश हो जाती है, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा, खास तौर से हम जैसे युवा जो कभी कभी सोचते हैं कि हम लोग किस ट्रैक पे थे और कैसे डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो हम लोगों के लिए हम लोग कैसे अपने आप को कैसे हम लोग मतलब संभाल सकें, ये अगर आप कोई गाइडेंस देना चाहें। दो तीन चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है, जिस भी मजहब से हम हैं, चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, अपने मजहब की किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए। हमें इस पे भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि एक ही सपोर्ट हमें बहुत अच्छा सपोर्ट है, जो अनकंडीशनल सपोर्ट है। वो है कि हमारा भगवान अल्लाह, वाहिगुरु, परमेश्वर, जिसका हमें एब्स्ट्रैक्ट में बिना देखे उनको उन पे यकीन है। तो सब कुछ जो होता है हमारे लिए वो ठीक ही होता है। अगर मैं ठीक होता तो मैं डिसेबल बच्चों के लिए कभी सोचता नहीं। मैं आज या तो अपने पापा का बिजनेस संभालता होता, मेरी माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी, या मैं वो डॉक्टर होता। सुबह शाम मैं सिर्फ ये गिनता कि कितने लोग हैं, कितने 500 के फीस देंगे, इतने पैसे मेरे जमा हो गए। आज मैं बहुत खुशी से कहता हूँ कि मेरे इतने सारे बच्चे हैं, मेरे इतने सारे बच्चियां हैं, लड़के लड़कियां हैं जो मुझे कभी हासिल ही नहीं होती दुनिया में। अगर कोई भी इंसान दुनिया में है और उसको कोई भी चोट आ जाती है, कोई भी किसी को गुर्बत आ जाती है, किसी का माँ बाप मर जाते हैं, किसी का पैसा लुट जाता है, किसी की सेहत बिगड़ जाती है, यही तो इम्तिहान है। वरना अगर हम ठीक तरह के जीवन जीते और हमें कोई परेशानी नहीं होती, तो हमें क्या लगता है कि दुनिया क्या है। हमें यही लगता है कि ये एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा है जो हमने सीधे से निगल लिया। अगर हम हड्डी के साथ गोश्त को खाते हैं थोड़ी तसल्ली आ जाती है, क्योंकि दांतों पे भी आंच आ जाती है, हमारे हड्डियों पे भी कुछ जोर लगता है, बॉडी पे भी जोर लगता है। हर आशा में निराशा का होना बहुत जरूरी है। मैं अभी भी अपने पर्सन विद डिसेबिलिटी जो हमारे भाई बहन है उनसे हमेशा बोलता हूँ कि वो बोलते हैं कि अगर हमारे पास एक परेशानी थी, डिसेबिलिटी थी, अब हमें वो परेशानी क्यों होती है, अब हमें यूरिन इन्फेक्शन क्यों है। मैंने बोला कि आप समझो कि आप अगर हमारे पास दुख नहीं होता तो, और हम बेड पे अच्छे से खाते पीते बादशाह की तरह रहते, तो फिर दुनिया में हमें तो सब बोलते कि हमारी टांगे काटो, हम भी बादशाह जैसी जिंदगी गुजारेंगे। डिसेबिलिटी में भी अगर हमें कोई परेशानी होती है तो उससे हम जिंदा है, वरना हमें लगता है कि कुछ भी दुनिया में नहीं है। और काम करने का जहां तक ताल्लुक है, एंगेज रखने, जब तक हम एंगेज अपने आप को नहीं रखेंगे, क्योंकि पहले तो हम इंसान है, फर्स्ट नजर में हम इंसान है। और हर इंसान के लिए ये प्रोवर्ब है कि आइडियल मैन्स ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। चाहे अच्छा भले भला चंगा इंसान जिसके पास कोई दुख दर्द ना हो वो खड़ा हो, वो भी इंसान है, मैं भी हूँ। तो ये प्रोवर्ब उसके लिए भी है, मेरे लिए भी। अगर मैं खाली दिमाग रखूंगा तो मुझे ऐसे ख्यालात आ जाएंगे, मैं शैतानियत दिमाग में आ जाएगी। अगर हम किसी जगह एंगेज है
मैं मतलब इतना दुख, मैं परेशान होता था अपने दर्द से। जो दर्द मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद हुआ, वो लगभग सालों साल मेरे साथ था। और अगर मैं एंगेज रहता था बच्चों के साथ, बातें करता था बड़ों के साथ, तो मुझे लगता था कि कुछ हट गए मेरे दिमाग से, ये बातें रह निकल जाती थी कि मेरे पास भी कोई दुख है या कोई परेशानी है। इसी तरीके से अगर कोई भी व्हील चेयर यूजर है, कोई भी स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पर्सन है, तो उसको जल्दी से उठना चाहिए। छोटा मोटा जो भी उसको काम आता अरे है यहाँ रखिए, उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, ये ताकि दवाई भी निकाल। वो कुछ ना कुछ दुनिया में करे। और आप देखिए कि जब आप एंगेज हो जाएंगे किसी भी काम के साथ, तो आपको आप सब कुछ भूल जाओगे, और आपकी लाइफ जो है वो बेस्ट बन जाएगी। और जो हम देखते हैं कि हमें अब एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, बहुत सारे लोग बोलते हैं डिफरेंटली एबल, स्पेशली एबल, वो इसीलिए है कि उनको लगता है कि एक डिसेबल पर्सन कुछ नहीं कर पाएगा, शायद स्पोर्ट्स नहीं खेल पाएगा, शायद उसको तालीम नहीं आती होगी। आप अगर व्हील चेयर पे हो तो आपके साथ जो होगा, लोग उससे बात करेंगे, आपके मतलब पूछेंगे कि इसका क्या प्रॉब्लम है, हमारे साथ बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है शायद ही पढ़े लिखे नहीं होंगे, शायद उनको पता नहीं होगा। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने बंद दरवाजों को खोलना चाहिए, हमें हर चीज को अपने खुद करना चाहिए, अपने घर में थोड़ी सी चेंजेस लानी चाहिए, जहां तक हमारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाए, और जहां जो भी काम हमसे बन सके घर में करना चाहिए। जी। इस बात पे एक शेर याद आता है कि आ, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपके हौसले जो है आपकी उड़ान का सबब बने। और अब हम लोग दर्शकों से कुछ सवाल लेते हैं। शहजाद अली जी शायद कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप अपना माइक अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। शहजाद जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी सर। जी। जी, आप अस्सलाम सवाल पूछ सकते वालेकुम सर, ऑल ऑफ यू। मैं शहजाद अली इंदौर से बोल रहा हूँ, और मैं माधवी मैम के प्रोग्राम में आपसे एक दो बार मिला भी हूँ। बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हैं आप, और आपके मार्गदर्शन में, सरपरस्ती में मैं एक डिसेबलों के लिए एक सजेशन लेना चाहूँगा आपसे। सर, मैं इंदौर से, मध्य प्रदेश से हूँ, और मैं इंदौर में एक्सेसिबिलिटी के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, और इसकी परमिशन किस तरह से ले सकता हूँ, कि कोई प्राइवेट सेक्टर में या फिर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर बिल्डिंग है, प्राइवेट कंपनियों की बिल्डिंग है, सरकारी भवन है, सभी जगह, अगर होटल्स हैं, तो कितनी जगह व्हील होटल्स भी ऐसी रहती हैं कि जहाँ डिसेबल पर्सन, आजकल 70% डिसेबल खुद कमाते खाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक डिसेबल मांगने ही जाएगा उस होटल में रहने के लिए। एक्सेसिबल नहीं है रहती हैं, तो वो उसके लिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए क्या क्या मेरे को कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि मेरी सिटी को सबसे पहले अगर दुनिया को बदलना चाहते हैं तो घर घर से ही शुरुआत करना पड़ती है, क्योंकि मेरी सिटी को ही एक्सेसिबल बनाना चाहता हूँ मैं। तो उसके लिए कुछ रास्ते बताने का मेहरबानी करेंगे सर। जरूर। जो आपने बताया कि पहले अपने घर में आप ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे जहां कम से कम आपका वॉशरूम और आपका बेडरूम जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए। आप जाएंगे व्हील चेयर पे खुद पहुंच जाएंगे, अ, तो ये सही बात रहेगी। उसके बाद जो आपने कहा कि अ, ये जरूरी है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज बाहर जाते हैं, उन्हीं की वजह से इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर हम घरों में बैठते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो लोगों को पता नहीं चलता है कि इनकी नीड्स क्या है। जब हमने आज होटल्स का रुख करते हैं, कहीं जाते हैं होटल में बैठते हैं, तब लोगों को पता चलता है कि हाँ ये कितना जरूरी है। मैं पिछली बार लेह गया था, लद्दाख। तो जहाँ मैं गया, वहाँ मैंने उस होटल वाले को बताया कि आपने बहुत अच्छा बनाया है कि उन्होंने एक कमरे को छोटा सा रैम्प बनाया था,
अंदर जो वॉशरूम था वो भी एक्सेसिबल था, और जो बाहर एक ही मतलब स्टेप था अंदर जाने के लिए। तो मैंने उसको बताया कि यहाँ आपने क्यों नहीं लगाया, तो सिर्फ दूसरे दिन उसने एक मतलब रैंप बनाया, हैंडमेड एक रैंप बना के लाया, जो कि स्टील का बना हुआ था, काफी अच्छा बना था। और मैं कामयाब हुआ कि वहां मैं अच्छे तरीके से आता जाता था। फिर 3 दिन में उस होटल में रहा। इसी तरीके से जब हम किसी जगह जाएंगे तो आप जरूर उनको बताएं कि यहाँ पे लिफ्ट बनना जरूरी है। ये अगर आप इस अपने होटल को डिसेबल फ्रेंडली बनाएंगे तो हमें लोग आपस में पूछते हैं कि मैं मुझे इस सिटी में जाना है, तो आपका कौन सा होटल डिसेबल फ्रेंडली है। दूसरी बात यह है कि जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, उसमें जो चैप्टर्स है जो कि एक्सेसिबिलिटी पे अलग एक चैप्टर है, उसमें से आप सेक्शंस को देखिए, चाहे होटल के लिए चाहे गवर्नमेंट ऑफिस के लिए। जब आप एक एप्लीकेशन डिसेबिलिटी कमिश्नर को देंगे तो आप वो सेक्शन जरूर लिखिए कि अंडर दिस सेक्शन लॉ बताता है कि डिसेबिलिटी कमीशन से ही हर ऑफिस डिसेबल फ्रेंडली होना चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि क्या आपने डिसेबल फ्रेंडली ऑफिस क्यों नहीं बनाया है। जब हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में डिसेबल फ्रेंडली ये डिसेबिलिटी कमीशन बना 2018 में, तो 2019 मार्च से ऑफिस का काम स्टार्ट हुआ। तो मैंने पहले ही लिखा था कमिश्नर सेक्रेटरी को कि हम तब तक डिसेबिलिटी कमीशन में नहीं जाएंगे जब तक वो फुल्ली एक्सेसिबल नहीं होगा। तो वहां जो ठेकेदार था जिसको काम दिया गया, उनने उसने मुझे 100 बार बुलाया, सर आप देखो कि रैंप कैसा बना, वॉश बेसिन कैसी बनी, चला वॉशरूम कैसा बना, अंदर बाहर जाने के लिए आपको मत लगता है कि ये कहीं पे भी अनफ्रेंडली बना। और हमारा डिसेबिलिटी कमीशन ऑफिस जो है वो फुल्ली एक्सेसिबल है। इसी तरीके से आप जब भी चिट्ठी लिखे, आप हर किसी को चिट्ठी लिखे, चाहे वो कोर्ट हो तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को चिट्ठी लिखे कि हमारे यहाँ एक्सेसिबल नहीं है, मैं एक्सेसिबल बनाना चाहता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट को, तो आप मुझे मदद कीजिए, वो भी डिपार्टमेंट्स को लिखेंगे। आप पहले 4 जगह ऐसी जो है, जैसे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है या तहसीलदार ऑफिस है या आपके यहाँ गार्डन है, पार्क है, तो आप आइडेंटिफाई करो। फिर उनके बारे में अपने डिसेबिलिटी कमिश्नर, कमिश्नर सेक्रेटरी जो आपका डिसेबिलिटी अफेयर्स है, सोशल वेलफेयर का होगा, चीफ सेक्रेटरी को और चीफ मिनिस्टर ऑफिस को लिखते रहो कि ये मुझे डिसेबल फ्रेंडली चाहिए। जब ये चीजें हो जाएंगी तो फिर बाकी लोग क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, मैं उसकी कॉपी भी आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप, तो वो अभी आप साथ रखें ताकि उनको पता चले कि अभी मैंडेटरी है कि हर एक बिल्डिंग को डिसेबिलिटी फ्रेंडली बनाना है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, जिस दिन प्रधानमंत्री का मैंने बताया कि मन की बात, उस दिन क्या प्रोग्राम था, वो 29 नवंबर था 2015 में, जबकि आने वाले डिसेबिलिटी डे पे 3 दिसंबर 2015 को प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की बात की। उन्होंने एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया, जिसमें हर सिटी में 25 बिल्डिंग ये है जो है एजुकेशन की, हेल्थ की, पुलिस की, उनको एक्सेसिबल बनाना है, उनमें रिनोवेशन करनी है, लिफ्ट रैंप लगाने हैं। तो आप एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की बात उसमें जरूर रखिए कि अंडर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन यू आर बाउंड टू मेक द प्लेसेस डिसेबल फ्रेंडली। इनमें जो भी रिनोवेशन का खर्चा आएगा वो डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स देता है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो आप यूजीसी को, चेयरमैन जो यूजीसी है, उनको लिखिए कि मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी है, पहले वहाँ एक्सेस ऑडिट करो, कहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं नहीं है। ये बहुत अच्छा काम जो आप ले रहे हैं। अगर आप इनको चिट्ठियां लिखेंगे और कंटिन्यूअस लिखते रहेंगे, फॉलो अप्स लेते रहेंगे, तो आप जो भी चिट्ठी लिखेंगे उसका आप फोटो कॉपी अपने पास एक फाइल में रखेंगे, और फिर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को उनकी फोटोकॉपी भेजेंगे कि मैंने इतनी कोशिश की, ये चीजें नहीं हो रही है। आप देखेंगे कि 1 साल में जरूर चेंज आएगा। अगर पहला ही रैंप कहीं जगह बन चुका है या बन बन जाएगा आपकी वजह से, उसकी फोटो भी आप बताएं कि इस ऑफिस ने बनाए, इन ऑफिस में बनाओ। तो इसमें हमारा सिर्फ टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगता है। अगर हम ये टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जरूर ये चीजें हो जाएगी। बिल्कुल सर, डेफिनेटली श्योर। आपने बहुत ही अच्छी अच्छी सजेशन दी है। जो भी
मेरा नंबर ग्रुप में से ले लीजिएगा। उसमें जो आपने भेजने का बोला है वो प्लीज मेरे को भेजिएगा जरूर। और मैं जो 2016 डिसेबल एक्ट है उसमें से जो एक्सेसिबिलिटी का पार्ट है वो जरूर रिवाइंड करूंगा। और फिर जो जो भी आपने बताया उस पे मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। जी, शुक्रिया, बहुत थैंक यू। शुक्रिया शहजाद जी, आपका भी शुक्रिया कि आपने सवाल रखा। अब एक दूसरा सवाल जोगिंदर जी का है, उसे लेते हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग सवाल पूछें। जोगिंदर जी, आप सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ या जी, पूछ सकता हूँ आप पूछ। या जी, जावेद जी, थैंक यू। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी तरह समझाया सबको एंड वी आर रियली मोटिवेट हुए हैं आपसे, तो आपकी बातें सुन के। सर, एक सवाल है सर इसमें पर्टिकुलरली कि पर्टिकुलरली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद में जो लोग काम करते थे पहले, सडन में उनका काम छूट गया, और काफ़ी बेसिकली गरीब लोग जो कभी लेबर में काम करते थे या ऐसे काम जो जिनके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए आपने कहा कि वोकेशनल ट्रेनिंग ऐसे ऐसे आपने अरेंज किया। सो ये कैसे हम आइडेंटिफाई करें और किस तरह का ट्रेनिंग दें, या ऐसा कुछ चीज जो वो आराम से बना बना पाए और वो बेच पाए। बनाना तो सिखा सकते हैं, बट वो उसे बेचना मतलब, तो आपको कुछ इसके बारे में थोड़ा आप आइडिया दीजिए सर, जो क्योंकि इस इससे वक्त उनका रोजगार, पर्टिकुलरली रोजगार के लिए। जो सबसे बड़ी परेशानी है इस वक्त वो लाइवलीहुड है। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिनके पास लाइवलीहुड बिल्कुल भी नहीं है और सपोर्ट सिस्टम भी कुछ भी नहीं है। अगर फैमिली सपोर्ट रहता है तो बहुत कुछ चीज़ें आगे चलती है, अगर नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोई ना कोई होना चाहिए जो इनकी हैंड होल्डिंग करे। जो इस वक्त स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है वो उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ गवर्नमेंट ऑफिस नज़दीक है, सेक्रेटरीट नज़दीक है, तो आप वहाँ पे एक एप्लीकेशन कर सकते हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि हमारे इतने लोग आइडेंटिफाई हैं जिनको हम ट्रेनिंग्स देना चाहते हैं। और पहले हमें उन बंदों के साथ बात भी करनी चाहिए कि वो किस तरीके का, अगर उनके पास पहले से ही कुछ स्किल हो है, कोई पहले दर्जी का काम करता था या कोई कुछ ऐसे कुछ चीज़ें बनाने का पहले से ही महारत रखता है, तो हमें पहले उस पर ही ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अ, जो डिसेबिलिटी में सीवियर डिसेबिलिटी है वो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर हम देखा जाए तो अ, इसका डिस्प्लेस होना, बाद में वहाँ पे स्किल के लिए बैठना, ट्रेनिंग्स में बैठना बहुत मुश्किल है। तो पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर इसके हाथ में पहले से ही कोई स्किल है तो वो स्किल उसका डेवलप करना है, उसको दिखाना है कि क्या आपको इसमें कोई और चीज़ों की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। या गवर्नमेंट ने 2-4 स्कीम्स रखी है। पहले है कि रूरल सेटिंग में एक स्कीम आती है जिसमें पहला कैपेसिटी डेवलप कर किया जाता है जो कि बैंक्स के जरिए इम्प्लीमेंट किया जाता है, या जेके बैंक उसकी इम्प्लीमेंटेशन करता है। उनको छोटा सा काम सिखाया जाता है उनके ख्वाहिश के अनुसार, और वो फिर 40-50 हज़ार का लोन भी देते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए। या एनएचएफडीसी एक स्कीम है जिसमें नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो 4% या 5% के सिंपल इंटरेस्ट पे हमें लोन देते हैं, 2 लाख 4 लाख, जिसमें हम कोई सा दुकान खोल सकते हैं या छोटा मोटा कोई कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी के पास कोई ट्रेनिंग नहीं है तो उसको पहले जो लोकल स्किल डेवलपमेंट चलता है प्राइम मिनिस्टर्स कौशल विकास योजना के अंदर, प्राइम मिनिस्टर्स कौशल विकास योजना का यही मकसद है कि जो पिछड़े वर्ग में लोग रहते हैं जिनके पास कोई टेक्निकल काम नहीं है उनको टेक्निकल काम सिखाया जाए उनके इच्छा के अनुसार, चाहे वो मोबाइल रिपेयरिंग, चाहे वो लोकल जो कुछ जैसे कि कोई चीज़ बनता है और वो मशहूर है उस इलाके का, वो अगर वो सीखेंगे और उसके बाद वो इसी स्टार्टअप लोन पे ये काम करेंगे 50 हज़ार के, तो वो ज़रूर अपना काम आगे ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। ये सिर्फ अगर हम कहेंगे तो कहने से कुछ नहीं होगा।
उस इंसान की हैंड होल्डिंग भी करनी पड़ेगी। कोई पर्सन इसका जो अपने घर का सदस्य हो वो जरूर आगे आना चाहिए इसके लिए। अदरवाइज वो बंदा तब तक नहीं सीखेगा, वो घर से कैसे निकलेगा, वो डिस्प्लेस कैसे होगा, ट्रेनिंग सेंटर पे कैसे आ जाएगा, ये बहुत बड़ा मुश्किल है। अगर हमने 10 पर्सन को आइडेंटिफाई किया है कि ये सीवियर डिसेबल है, इनका लाइवलीहुड छूट गया, तो हमें पहले उनसे बात करनी चाहिए, फिर वो उनके लिए एक एप्लीकेशन डालनी चाहिए, ज्वाइंट एप्लीकेशन, और एक सेंट्रली प्लेस हमें तय करना होगा जहाँ पे ये ट्रेनिंग लेंगे। फिर उनको वो ट्रेनिंग दे के हम उनका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बना सकते हैं, वो अपने अपने घर में वो चीज़ बनाएंगे। और अगर ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत हो तो एक वीडियो उनका बनना चाहिए, वो कैसे ये काम करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है इससे आते हैं, तो कैसे उनका लाइवलीहुड आगे चलेगा। फिर अपने अपने पेजेस पे वो डालेंगे, उनका एक अलग से पेज भी बनाएंगे ऑर्डर्स के लिए। तो बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो इस वक्त घर में ये चीज़ें बनाते हैं, और सोशल मीडिया के जरिए उसकी मार्केटिंग भी अच्छी होती है। थैंक यू जावेद जी, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, सारे एस्पेक्ट्स आपने कवर किए हैं। एंड थैंक यू जीवन शैली जो आपने जावेद सर को लेके आए यहाँ पर। थैंक्स अ लॉट। मोस्ट वेलकम सर। अब एक सवाल और लेते हैं। अभी इसमें साबिर अहमद जी सवाल पूछना चाहते हैं। जल्दी सवाल आप लोग पूछें और 8:30 तक प्रोग्राम को एंड करेंगे हम लोग, क्योंकि जावेद जी भी थक चुके होंगे, कंटिन्यूसली वो बोल रहे हैं। तो साबिर अहमद, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सर मैं बिहार से हूँ। सर जैसे मेरा कहना है कि पहले मैं जो काम करता था वो काम करना चाहता हूँ, तो कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाकर कोई लोन निकल सकता है जिसमें ब्याज बहुत कम लगे, मेरा काम भी हो जाए। हाँ, मैंने पहले ही बात की इसके बारे में। साबिर भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये हर एक के लिए ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टअप के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा, पैसे देगा भी नहीं कोई। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के अगेंस्ट नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NHFDC, ये वेबसाइट भी है इनकी, NHFDC आप सर्च करेंगे, वहाँ आप ऑनलाइन भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसकी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चैनलाइजिंग एजेंसी है। यहाँ पे हमारा SC STC OBC कॉरपोरेशन है, जिनको ये काम सौंपा गया है कि वो पर्सनल डिसेबिलिटीज के लिए लोन फराहम करें। अगर आपके वहाँ भी ये है SC ST OBC कॉरपोरेशन, तो आप वहाँ जा सकते। अगर नहीं है तो आप अपने, मैं कोशिश करूँगा कि जो बिहार में कौन इसकी चैनलाइजिंग एजेंसी है, तो मैं आप अपना फ़ोन नंबर बताएंगे, तो हम उस पर आपको पूरी जानकारी देंगे कि बिहार में कहाँ पे। इसके साथ साथ आपका ये भी ज़रूरी है कि आप ज़रूर प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास के तहत कोई ट्रेनिंग ज़रूर ले, या अगर आपको पहले से ही कोई ट्रेनिंग आती है, आपको आप कुछ बनाते हैं या घर में आपको कोई चीज़ बनानी आती है, तो आप होम बेस्ड वो कर सकते हैं। अगर आपके पास पढ़ाई है, आपने ग्रेजुएशन या 12th पास किया है, तो होम जी बेस्ड काम आजकल बहुत है। बिहार में आपको जरूर होम बेस्ड कोई काम भी मिल सकता है। सर 11 पास हैं, मैं टेंट डीजे का काम करता हूँ, ठीक ना? ठीक ठीक, तो आप मुझे अपना व्हाट्सएप यहाँ चैट में डालेगा, मैं आपको जरूर वो पूरी information बताऊंगा कहाँ से कहाँ थैंक यू। तो हमारा कार्यक्रम ये आखिरी पड़ाव पर चल रहा है। अगर किसी और के सवाल एक आध हो तो उसे पूछकर हम लोग इसको वाइंड अप करते सर ही मैं ग्रुप में नंबर डाल देंगे, ठीक ना? हैं। जी जी, आपसे टीम कांटेक्ट कर लेगी साबिर। किसी और के सवाल हो तो लें, या फिर हम लोग समअप करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जिस व्यक्ति से बात की वह सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक चेतना है। जावेद टाक जी ने हमें यह सिखाया कि जिंदगी में हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं,
हार तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। उन्होंने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना चुना, और यही एक सच्चे नायक की पहचान होती है। सर, आज हम सब आपके आभारी हैं कि आपने अपने जीवन के अनुभव, अपने जीवन के संघर्ष और अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। आपके शब्द, आपका संघर्ष और आपकी सेवा हम सब के लिए एक दीपक की तरह है, जो हमें अंधेरों में भी रास्ता दिखाने का काम करेगी। तो इसी के साथ मैं शैलेश जी को आमंत्रित करता हूं, आप आएं और जावेद जी का शुक्रिया अदा करें। बाय बाय ऑल फ्रेंड्स, नमस्ते, हेलो। गुड नाइट। हेलो, थैंक यू जावेद जी, और आपने हमारे साथ साझा किए अपनी अनुभव को, और होप बहुत सारे लोग को आज का आपका कहानी, आपका जर्नी सुन के एक नया जुनून मिला होगा कि जब इस अवस्था में आपके और इतने सारे लगभग 28 ईयर्स ओल्ड आपका हो गया इंजरी का, उसके बाद भी आपने हर एक पड़ाव को आसानी से, चुनौती तो आया होगा उसमें नो डाउट, बट उस चुनौती को पार करते हुए अपनी लाइफ को आगे निकल रहे हैं। तो आशा करते हैं कि हमारे साथ जितने भी जीवन शैली में लोग जुड़े हैं, आपकी कहानी से प्रेरित होके वो भी कुछ समाज के लिए और अपने लिए, परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ हटके करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि समाज में एक अलग सा चेंजेस, एक अलग सा बदलाव आ सके। धन्यवाद। थैंक यू शैलेश भाई, थैंक यू। तो बहुत इस सारे शेर के साथ मैं, जी बोल। लड़के लड़कियां हैं जो जिनको ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहना चाहिए, इसमें और लोगों को आना चाहिए। तो हम सबकी एनकरेजमेंट होती है जब हम सुनते हैं कि बहुत सारे अलग अलग कार्य करते हैं। शैलेश जी का भी शुक्रिया कि जो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे हम इकट्ठे होके एक दूसरे को सुनते हैं। तो आपको हर प्रदेश से हमें हर एक स्टोरी को आगे जरूर लाना चाहिए, ताकि ये प्लेटफॉर्म और आगे चले। आपके जज्बे को सलाम करते हुए इस कार्यक्रम को खत्म किया जाता है कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। तो आप सभी दर्शकों का शुक्रिया कि आप लोग इस कार्यक्रम में जुड़े, और पूरी उम्मीद है कि आपने आज एक नया लेसन जरूर सीखा होगा कि कैसे इंसान जो है विकट परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भी अपने हौसले को अपने हौसले की बुनियाद पर कामयाबी को हासिल कर सकता है। तो आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।